नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती तबाही से परेशान अवाम को हुकूमत की तरफ से मदद का इंतजार। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दिनों दिन बढ़ती बिजली कटौती से नाराज अवाम। और जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा रोशन करने की तैयारी। गिलगित बल्तिस्तान को यूं तो पाकिस्तान की गुलामी में रहने की बेशुमार कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे भी हैं जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से यहाँ के लोग अक्सर कुदरती आफत से दो चार होते हैं, तो हुकूमती लापरवाही की वजह से यहाँ जानो माल का नुकसान बढ़ जाता है। दरिया के कटाव की वजह से अपना रास्ता बदलने से लेकर लैंड स्लाइडिंग तक के वाकये इसकी ताजा तरीन मिसाल हैं। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। ये तबाही वो बर्बादी के मनाजिर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े गांछे जिले के गांव गांछे गुरसे रैसा में दरिया के अपना रास्ता बदलने से आए सैलाब ने यहाँ के मकामी बाशिंदों की हालत बदतर कर दी है। सैलाब की वजह से हालात संगीन सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। गुरसे रैसा के अलावा भी दूसरे कई गाँव में दरिया के कटाव की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। दरिया ने जहां कई मकान ढा दिए, तो वहीं सैकड़ों एकड़ में फैली हुई फसल को भी बर्बाद कर दिया है। अफसोसनाक बात यह है कि इस इलाके में अक्सर ऐसी तबाही देखने को मिलती है, लेकिन हुकूमत इस सिमत में कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर ये बदस्तूर इसी तरह जारी रहा तो फिर आने वाले दिनों में यहाँ पर आबादी को भी नुकसान पहुँच सकता है। ये हर साल दरियाई कटाव की इज्जत में रहता है। इस वजह से यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो हिफाजती बंद तामीर करने की जरूरत है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक इस बर्बादी की वजह हुकूमत और इस महकमे से मुताल्लिक आला हुक्कामों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। यहाँ लोग खुद ही बांध बनाकर इसके पानी को गांव में ज्यादा अंदर तक जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम में दूसरे गांव वाले भी अपना ताउन दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बढ़ता हुआ पानी एक के बाद एक उनके गांव को भी बर्बाद कर देगा। कई दिनों तक इन लोगों के खुद ही काम करने के बाद अचानक हुकूमत जैसे नींद से जागी और आला अफसरान ने इलाके का दौरा किया। ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने खुद इस काम का सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की। रैसा गांव है, यहाँ जो एक हिफाजती बंद था, उसका कुछ हिस्सा टूटने की वजह से दरिया का पानी आबादी में दाखिल होना स्टार्ट हुआ था। इस सूरत से निपटने के लिए हमने यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर कोई 4 हिफाजती बंद बनाए हैं। एक जानिब दरिया अपना रुख बदल रहा है, तो दूसरी जानिब यहाँ लैंडस्लाइडिंग के वाक़ये भी पेश आ रहे हैं। जिला नगर में गुज़िश्ता रोज भयानक लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसकी जद में कई गांव आ गए। इस वजह से बहुत से गांव का रास्ता भी कट गया है। यहाँ के बाशिंदों ने भी हुकूमत से गुहार लगाई। हमेशा की तरह ही हुकूमत ने इस सिमत में कोई तवज्जो नहीं दी। ये इलाका पहले भी कई दफा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ चुका है। लोगों का कहना है कि इन्हें यहाँ से हटाकर किसी दूसरी महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि यहाँ आमद-ओ-रफ्त की सहूलत भी नहीं बची है। जो फसलों का कटाई का सीजन आ रहा है, वो कटाई करना, आलू की ढुलाई करना, ये सारी चीज़ें इनके लिए बड़ा इशू आ रहा है। तो यहाँ पर इनके बकौल डीसी साहब ने विज़िट किया है, एससी साहब ने, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम गुजारिश कर रहे हैं सूबाई गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एनडीएमए वालों से, जो जीबीडीएमए वालों से, कि वो इस जो प्रोन एरिया है वहाँ की विज़िट कर लें और इस कम्युनिकेशन को जल्द अज जल्द बहाल करें, ताकि इनके दरमियान जो गैप आया हुआ है, इन दो गाँवों के दरमियान इनकी जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहाल हो, और ताकि इनकी आमद-ओ-रफ्त में आसानियाँ हों, उनकी जो फसल वगैरह इनकी जो जमा करने में और कटाई में आसानी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मुतालबा करता हूँ इन अवाम की तवस्सुत से कि ये जो इलाका है इसको जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए। ये पूरा इलाका जितना खूबसूरत है, वहीं लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफी बदनाम भी। आए दिन होने वाले स्लाइडिंग की अहम वजह जितनी कुदरती है, उतनी इंसानी भी। इस पूरे इलाके में हलचल काफी बढ़ गई है।
यहाँ ब्लास्टिंग के लिए माइंस और डायनामाइट का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, जिसके नतीजे में पहाड़ खोखले हो गए हैं। ऐसे में जमीन की सतह में होने वाली थोड़ी सी हलचल बड़ी तबाही ला रही है। लैंडस्लाइडिंग से एक नहीं बल्कि कई मुश्किलें पैदा हो गई हैं। एक तरफ इंसान और मवेशी अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं रास्ते भी काफी खराब हो गए हैं। ये इलाके के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। दो बड़े गांव हैं, इनका आपस में जो कनेक्शन है वो बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। इस हवाले से हुकूमत की अभी तक तो कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। उसकी बदकिस्मती ये है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नगर में अपना कोई वजूद नहीं है। इसका चार्ज जो है वो डी हुंजा के पास है और उनको शायद इधर आने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। यही वजह है कि अब तक इस हवाले से, इस डिज़ास्टर के हवाले से कोई भी काम पेशरफ्त नहीं हो गई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से आ रही दिक्कतें कोई एक दिन का मसला नहीं है। आए रोज कोई न कोई जिला, कोई न कोई कस्बा मुतासिर रहता है। इन सब को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर फौरी मदद तो पहुंचाई ही जा सकती है। अगर समय पर इमदाद मिल जाए, हुकूमत इनके मसले सुन ले और इंतजामिया फौरन उस पर अमल करे, तो बड़ी मुश्किलात भी छोटी हो जाएगी। लेकिन अफसोस, इस खित्ते में न ऐसा आज तक हुआ है और न ही आगे होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के काबिज इलाकों में से एक गिलगित बल्तिस्तान के बद से बदतरीन होते माहौलियात और कुदरती तबाही का जायजा लेने के बाद रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। हम सभी जानते हैं कि आज इंसान अपना दायरा बढ़ा रहा है, नई नई जगहों तक पहुंच रहा है। इस वजह से वक्तन फवक्तन मैन एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट्स की बातें भी सामने आती हैं, जिसकी रोकथाम और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी खास तवज्जो दी जा रही है। इस सिमत में मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से संजीदा कोशिशें कार फरमा है। इसके लिए मकामी अवाम भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तफसीली जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को खास किस्म के चरिंदों परिंद की रिहाइश गाहों में शामिल किया जाता है, जिससे रूबरू होने के लिए दुनिया के तमाम मुमालिक से शायकीन यहाँ रागिब होते हैं। यहाँ के माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने और मुख्तलिफ जंगली हयात को बचाए रखने के लिए भी काफी इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ कौमी और मकामी सतह के प्रोजेक्टों पर काम जारी है। इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का भी अहम किरदार है। कुदरत की अनमोल धरोहर को आने वाली नस्लों के लिए सहेजने की अहम जिम्मेदारी को निभाने के लिए श्रीनगर की आलिया मीर वाइल्ड लाइफ SOS प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर कार फरमा है। जब वाइल्ड लाइफ SOS के साथ मैं एज अ वॉलंटियर काम करती थी, तो काफ़ी टाइम मैंने उनके साथ वहाँ पे दिल्ली में स्पेंड किया है। एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे उन्हें जानने का, उनकी वर्किंग को जानने का मौका मिला। सो आई वाज वेरी फंड ऑफ देयर वर्किंग, उनका अप्रोच वाइल्ड लाइफ की तरफ, वो देख के मुझे काफ़ी मतलब ये शौक पैदा हुआ कि नहीं, इसी में कुछ करना है। जंगल और उसमें रहने वाले चरिंदों परिंद के तई लगाव आलिया मीर के जहन में हमेशा से ही रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बचपन से ही इन्हें काफी जज्बा था। मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने और साइंस टीचर के प्रोफेशन में आने के बाद भी वाइल्ड लाइफ के लिए इनका पैशन कम नहीं हुआ, जिसके लिए ये वाइल्ड लाइफ SOS प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। काबिले गौर है कि वाइल्ड लाइफ SOS प्रोजेक्ट के जरिए इंसान और जंगल के बीच रिश्तों को बेहतर बनाया जा रहा है। इस मंसूबे के जरिए इनके बीच ऐसा तालमेल कायम किया जाता है कि एक दूसरे के हुदूद में दखल पर रोक लगाई जा सके। जंगल इंसानी वजूद के लिए कितने अहम तरीन है, इसकी तमाम जानकारियों से वाइल्ड लाइफ SOS की ओर से मकामी आवाम को आगाह किया जाता रहा है। हमारा ऑपरेशन जो है दैट इज
to assist wildlife department in any kind of wildlife intervention. تو اس میں ہمارا سب کچھ آتا ہے, ہمارا اویئرنیس آتا ہے, اور خاص طور سے جیسے میں نے کہا کہ لوگوں میں ایک یہاں پہ دماغ میں ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وائلڈ اینیملس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو یہ دیکھ کے میں مطلب ہم نے کام کیا کہ لوگوں کے دماغ سے یہ چیز ہم دور کریں, انہیں دکھائیں کہ وائلڈ لائف کتنا ضروری ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے. سال 1995 میں وائلڈ لائف SOS کو بھارت میں قائم کیا گیا تھا. اس ادارے کے جموں کشمیر میں 2 الگ الگ جگہوں پر ریسکیو سینٹرز موجود ہیں. سال 2007 میں داچی گام ریسکیو سینٹر قیام عمل میں لایا گیا. اسی سال پہلگام ریسکیو سینٹر کو بھی تیار کیا گیا, جہاں پر بچائے گئے بھالوؤں کی صحیح دیکھ بھال کی جا رہی ہے. اس کام کے لیے عالیہ میر اور ان کی ایکسپرٹ ٹیم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہی ہے. بیسک ہمارا موٹو ہے میٹیگیشن آف مین اینیمل کانفلکٹ. تو اس میں جو بھی مطلب امپورٹنٹ چیزیں ہیں, خاص طور سے اویئرنیس لوگوں کی, تو ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں, وی ٹاک ٹو لوکل پیپل, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے وی کین مینیج کانفلکٹنگ سچویشنز. دین اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کے ساتھ اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن ورک ہم کرتے ہیں. دین ہمارا جو وائلڈ لائف اسٹاف ہے ان کے ساتھ شانہ بد شانہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جموں کشمیر کے مقامی لوگوں کی قدرت کے تئیں دلچسپی کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے, پھر چاہے بات انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ہو یا پھر ماحول کو صاف ستھرا بنانے کی. یہاں خواتین کے ساتھ ساتھ کم عمر کے بچے بچیاں بھی دوسروں کے لیے مثال قائم کر رہے ہیں, جس کی جیتی جاگتی مثال شری نگر کی بیٹی جنت نے بھی پیش کی ہے. ان کی کم عمر میں جھیلے ڈل کو صاف ستھرا رکھنے کے جذبے کی نہ صرف وزیر اعظم نریندر مودی نے حوصلہ افزائی کی, بلکہ ان کی اس پہل کو حیدرآباد کی ہندی ٹیکسٹ بک میں بھی خاص جگہ دی گئی ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. تہذیب الحسن نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت اسکردو روڈ سے سفر کرنے والے مسافروں پر چٹانوں کے گرنے کا خطرہ لاحق ہے. اس سڑک کو FWO کی جانب سے تیار کیا گیا تھا. سڑک حادثے سے لوگوں کو بچانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. سید علی بیگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جانب سے گلگت بلتستان کی سرزمین پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کرنے پر گلگت بلتستان اسمبلی کے سابق ممبر سرفراز خان نے کہا ہے کہ ہم لوگ اپنی زمین کے 1 انچ پر بھی غیر قانونی قبضے کو برداشت نہیں کریں گے. پامیر ٹائمز نے ٹویٹ کیا ہے کہ ضلع دیامر میں تتا پانی کے جنگل میں آگ لگ گئی. اس جنگل میں لگی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں کو دور سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. JK ویوز نے ٹویٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر کے شری نگر اور گاندربل 2 ضلع پورے ملک کے 19 اضلاع میں شامل ہو گئے ہیں, جہاں سینٹرل اسپانسرڈ اسکیم جل جیون مشن کو 100% تک عمل میں لایا جا چکا ہے, جس کے تحت پائپ لائنز کے ذریعے ہر گھر میں پینے کا صاف پانی پہنچایا جا چکا ہے. DIPR-JNK نے ٹویٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے ساتھ اکھنور سے بھلول تک جموں رنگ روڈ کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا. کشمیر پیوٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ کووڈ-19 وبا کے سبب عام عوام کی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. شری نگر میں مقامی نوجوان اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست رکھنے کے لیے کافی مستعد ہیں. اس کے لیے وہ ڈل جھیل کے کنارے سائیکلنگ کر رہے ہیں. ظلم و ستم کی بھی حد ہوتی ہے, اور یہ بات پاکستانی مقبوضہ کشمیر پر بالکل صحیح بیٹھتی ہے. دراصل پاکستان نے یہاں کچھ پاور پروجیکٹ لگائے ہیں اور کچھ پر کام جاری ہے, لیکن ان پروجیکٹ کی عوض میں نہ تو علاقے کو رائلٹی دی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور مالی امداد. پیسے کی بات تو دور رہی, انہیں اپنے ہی علاقے میں تعمیر پاور پروجیکٹ سے بجلی بھی نہیں ملتی. ہر بیتے دن کے ساتھ بجلی کٹوتی کے وقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس سے ہر کوئی پریشان ہے, لیکن ان کی مشکلات کی طرف حکومت کی ذرا بھی توجہ نہیں ہے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ان دنوں عوام کے 2 ہی دیرینہ مطالبے ہیں. پہلا ہے کورونا سے متاثر افراد کو مکمل علاج کی سہولت ملے, اور دوسرا بجلی کی فراہمی.
यहाँ एक बार अगर बिजली कट जाए तो आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। सुबह से गई लाइट शाम को भी आ सकती है और रात को भी। ऐसा भी हो सकता है कि आवाम को 2 या 3 रोज बिना बिजली के बिताने पड़े। जब आवाम बिजली महकमे के दफ्तर पर दरियाफ्त के लिए जाते हैं तो उन्हें उल्टे पैर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि बिजली महकमे के अहलकार कोरोना वायरस की वजह से दफ्तर आने से परहेज कर रहे हैं। लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज इलाके के ताजिर एहतजाज करने की धमकी दे रहे हैं। अगर हमारा बिजली का मामला हल ना हुआ तो न सिर्फ ये मीरपुर तक ये एहतजाज होगा बल्कि ये पूरे आज़ाद कश्मीर तक फैलेगा। हम ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी आज कराते हैं और ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर बिजली का बुरान जो ख़त्म किया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली कटौती से हिज़्ब मुखालिफ जमातों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन उनकी मुखालिफत भी सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद है। यहाँ बिजली भले ही ना आ रही हो, लेकिन बिजली के बिल खूब आ रहे हैं। आवाम और सियासी जमातों का इल्जाम है कि बिजली के बिल दोगुने भेजे जा रहे हैं। जिन लोगों का बिल 400 या 500 होना चाहिए था, उन्हें हजारों रुपए का बिल थमा दिया गया है। मुसलसल कटौती और बिल में इजाफे की वजह से यहाँ तमाम तरह का कारोबार दम तोड़ रहा है। इसके अलावा आवाम को भी तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। लोड शेडिंग गफाबाद में भी है और बाहर में भी है, सब हर जगह में भी लोड शेडिंग बहुत तंग किया हुआ है। ये ऐसा रात से है, आज तक नहीं। बिजली मिला होने की वजह से हर किस्म की मुश्किल होती है, अंधेरा होता है, लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं होता है, मुश्किल होते हैं ना, हर काम करना मुश्किल होता है, कपड़े इस्त्री करने होते हैं और लेबर काम होते हैं, तो बिजली की न होने की वजह से मुश्किल होता है ना। दूर दराज इलाकों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तो नाम निहाद तरक्की याफ्ता मीरपुर में भी बिजली नहीं है और न ही दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। यहाँ के लोगों ने तो बिजली का तस्वुर करना ही छोड़ दिया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के अफराद के गुस्से की अपनी अपनी वजह है। किसी की तालीम मुतासिर हो रही है तो किसी की तिजारत, किसी को शदीद गर्मी में पंखे और कूलर के बिना नींद नहीं आती, तो बहुत से लोग अंधेरे में घर से बाहर कदम रखने से भी डरते हैं। दरअसल मुजफ्फराबाद का जो पावर ग्रिड है, उसे ही जरूरत की आधी बिजली मिल रही है, इसलिए आगे भी पूरे शहर में आधी अधूरी बिजली ही पहुंच रही है। यहाँ पर आपको बिजली के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स नजर आ रहे होंगे जो यहाँ से मुजफ्फराबाद को और पूरे मुजफ्फराबाद डिवीजन को बिजली फराहम कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारी यहाँ के नुमाइंदों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस ग्रिड स्टेशन को 30 से 35 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि यहाँ से जो बिजली की डिमांड है आगे वो 60 से 65 मेगावाट है। यही ग्रिड स्टेशन मजीद आगे 2 ग्रिड स्टेशन को भी बिजली फराहम करता है और पूरे मुजफ्फराबाद डिवीजन को बिजली यहीं से फराहम की जा रही है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, बिजली का बहरान बना ही रहता है। जब बालाई इलाकों में बर्फबारी होती है तब भी बिजली कटौती ज्यादा होती है और जब गर्मी की तपिश में इजाफा होता है तब भी बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है। ऐसा तब है जब इस पूरे खित्ते की जरूरत तकरीबन 400 मेगावाट है और अब तो नीलम झेलम प्रोजेक्ट ने भी काम करना शुरू कर दिया है, फिर भी यहाँ के लोगों को बिजली नहीं दी जा रही। ये नाइंसाफी और जुल्म नहीं तो और क्या है कि पावर प्रोजेक्ट जिस इलाके में तामीर हुआ है वहाँ के लोग बिजली से महरूम रहें। मुजफ्फराबाद का हक है ना, ये इसको देना चाहिए आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर का हक है, यहाँ से जंगलात के जो लकड़ी है वो भी हमारा हक है और जनाब ये जो पावर बना है ये प्रोजेक्ट है ये भी हमारा हक है ना। और ये कोई गवर्नमेंट की कोई लीडरों की जनाब मन जो है नाल ही है और जनाब मन वो काम नहीं करते, तो बदयांती का ये सबूत है जो है इस मुल्क के अंदर बदयांती ज्यादा है। हर आदमी जो है वो खाने के चक्कर में लगा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर तरह से बुनियादी सहूलत का फुकदान है।
चाहे तिब्बी शोबा हो या तालीमी महकमा, बात चाहे टूटी फूटी सड़कों की हो या फिर पीने के पानी की, आवाम को कुछ भी सही तरीके से नहीं मिलता। यही वजह है कि आज खित्ते के अवाम में बगावत की आग रह रह कर सुलग रही है। उन्हें हर छोटे बड़े मुतालबे के लिए छोटे से लेकर बड़े अफसरों के आगे फरियाद करनी पड़ती है। तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के स्याह अंधेरों में डूबे इलाकों का हाल जानने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां के बेशतर इलाके जोग्राफियाई बनावट के लिहाज से काफी दुश्वार गुजार माने जाते रहे हैं, जिसके सबब मकामी अवाम को सड़क, बिजली, पानी और तिब्बी जैसी बुनियादी सहूलियात दस्तयाब करवाना अपने आप में बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन इन तमाम चैलेंजों को कामयाब तरीके से पूरा किया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों तक में भी बिजली पहुंचाई जा रही है। पूरे जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा रोशन हो सके, इसके लिए काम किए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में बिजली के बिना किसी मुल्क और मुआशरे की तरक्की के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए मौजूदा दौर में किसी भी हुकूमत की सबसे ज्यादा तरजीह अवाम तक मुसलसल बिजली पहुंचाना रही है। मुल्क के बेशतर शहरों में 24 घंटे लगातार बिजली सप्लाई का हदफ पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। अब हुकूमत की तवज्जो उन इलाकों को बिजली की रोशनी से गुलजार करने की है जो किसी वजह के चलते आज तक इस चमचमाती रोशनी से महरूम है। ऐसा ही एक इलाका है जिला शोपियां में केलर ब्लॉक का मस्तपोरा, जहां गुज़िश्ता माह 6.3 मेगावाट एम्पियर पावर रिसीविंग स्टेशन का आगाज किया गया, जिसके नतीजे में अब यहां के तकरीबन 25 गांवों में भी पावर सप्लाई से मुतालिक काम पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। इस साल पूरा एक्सपेंडिचर करके हमने खुदा के फजल से इसे इनॉग्रेट किया और इस रिसीविंग स्टेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारे ज़िले के लिए, क्योंकि ये केलर हिली तहसील को केटर करता है, जहाँ पे बहुत ही बैकवर्ड्स और फारफेच्ड रिमोट विलेजेस हैं, काफ़ी जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कनेक्टेड भी नहीं हैं और जो काफ़ी अरसे से स्नो बाउंड भी रहते हैं सर्दियों में। इसमें तकरीबन 25 ऐसे गांव हैं जो बेनिफिट होंगे और काफ़ी बड़ी और गरीब आबादी होगी जो इसका फ़ायदा ले पाएगी। जम्मू कश्मीर के हर घर को बिजली से जगमगाने का ख्वाब अब यकीन होता दिखाई दे रहा है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सब ट्रांसमिशन डिवीजन की जानिब से तैयार किए गए 6.3 MVA रिसीविंग स्टेशन की लागत पहले 3.04 करोड़ रुपए थी, जिसमें गुज़िश्ता साल तकरीबन 1.74 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा फंड मिल गए थे। इसे अब पूरी तरह फंक्शनल कर दिया गया है। इस स्टेशन के कयामे अमल के बाद बिजली महकमे की ओर से बिजली सप्लाई का इंतजाम तेजी से पूरा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इस पूरी कवायद से मकामी लोग काफी खुश हैं। ये जो हमारी डिमांड थी, धीरे ना मांग थी हमारी, कि यहाँ पर जो रिसीविंग स्टेशन था जो कि शाही मरग से हमें सप्लाई यहाँ पर पावर हो रहा था, उसमें हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हम गवर्नमेंट का एडवाइज़र जो हमारे साहब है खान साहब, हमारे जो यंग लीडर है बीजेपी का जावेद कादरी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि खासकर जो ग्राउंड वर्कर है यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के, इन्होंने बहुत 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 कोशिश की और ये मुस्तहिक है इनाम के। जो हमारे AEE है यहाँ पर, वो जो नीचे इंजीनियर साहिबान हमारे हैं, इन्होंने बहुत बहुत कोशिश की है और जो हमारी ये धीरे ना मांग थी ये पूरी हो गई है। जिला शोपियां में इस अहम तरीन काम को मुकम्मल करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में चल रहे मुख्तलिफ कौमी मंसूबों से ज्यादा आवाम को फायदा पहुंचाने पर तवज्जो दी जा रही है। सौभाग्य नामी कौमी मंसूबे के जरिए, जिसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी कहा जाता है, और इसमें तकरीबन 3,57,405 बेनिफिशरीज को कवर किया जा चुका है, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फायदा तकरीबन 12,60,685 शख्स को मिल चुका है। इसके अलावा उजाला मंसूबे के जरिए 15,90,873 अफराद को मुस्तफीद किया जा चुका है। इसके साथ ही 1,000 मेगावाट की सलाहियत वाले
पकुलडुल और 625 मेगावाट के कीरू प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। टीजीटी के जितने भी मुलाजिम साहिबान हैं जिन्होंने रात दिन तनदही के साथ काम किया है और इस रिसीविंग स्टेशन को काबिल अमल बनाया है, सभी लोगों के बहुत ही शुक्रगुजार और ममनून हैं कि उन्होंने अपना काफ़ी वक्त, हालांकि जो कोविड-19 की वजह से काम रुका पड़ा हुआ था, उन्होंने इसमें भी बड़ी जान फिशानी के साथ काम किया और इस रिसीविंग स्टेशन को बिल्ड किया। और आज यहाँ के जो कलर के लोग हैं काफ़ी मसरत हैं, इनमें खुशी है। हम गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये रिसीविंग स्टेशन यहाँ पर दिया। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है अब, तो इससे बहुत सारे काम भी होते हैं और इससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये तो बैकवर्ड एरिया है हमारा और हम गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और यहाँ के सारे स्टाफ को भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इलाके में होने वाले ऐसे तरक्कियाती कामों के जरिए बड़ी तादाद में लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। बिजली जैसी अहम बुनियादी सहूलत से मकामी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को रोशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में मुकम्मल हो रहे पावर प्रोजेक्ट के खुशाइन नतीजे अब सामने नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।